चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। तो बेसिकली जो हम लोग यूनिट कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक। यहां पे हमने 1947 से 1990 तक जो जो डेवलपमेंट इंडिया में हुए ये अब तक कवर कर चुके हैं कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन कब आया, 5 ईयर प्लान्स कब आए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कब आई, ये चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। और अभी हम लोग यहां पे हमने देखी सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा चैप्टर नंबर 1 में कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम लोग आजाद हुए थे ब्रिटिशर्स से तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी। देन वी हैव कवर्ड डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, कॉमन गोल्स क्या थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, 5 ईयर प्लान्स कब से स्टार्ट हुआ था। वी हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। देन वी हैव आल्सो सीन अभी हम लोग इस वाले चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम लोग यहां पे देखने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखिए 1947 से 1990 तक जो जो चीजें इंडिया में हुई, जो जो डेवलपमेंट इंडिया में हुई, वी हैव कवर्ड ऑल दैट। नाउ वी आर इन द 1991 और हम लोग देखने वाले हैं कि 1991 इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग आजाद हुए थे, जब से इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी आप जानते हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा और दोनों मिलके, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो जहां प्राइवेट सेक्टर होगा पब्लिक सेक्टर भी होगा और दोनों मिलके देश को चलाएंगे। तो ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इकोनॉमी को, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया था जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे सारे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इन दोनों का मिक्स चूज किया था और जब इन दोनों का मिक्स चूज किया था तो इंडिया कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। मतलब गवर्नमेंट का भी रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा और दोनों मिलके जो इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, ठीक है। ये उस टाइम पे इंडिया ने किया था। बट इन रियलिटी स्टूडेंट्स क्या थी, देखिए ये तो हो गई ऑन पेपर हमने देख लिया कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, बट रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में जो डोमिनेंट कंट्रोल था वो डोमिनेंट कंट्रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट कंट्रोल था। जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी उस टाइम पे वो सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहां जा रही थी, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर को पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था और बहुत कम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में की जा रही थी। देखिए ऑन पेपर हम लोग किसको फॉलो कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर देश को चलाएंगे। बट रियलिटी में क्या था, आप देखिए रियलिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंट या जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही थी वो कहां पे कर रही थी, पब्लिक सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर को पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन या उसमें कोई भी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए। गवर्नमेंट चाहती थी, वो होता है ना वन मैन शो वाला, कि भाई सब कुछ हम लोग करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का एटीट्यूड हो गया था कि भाई पूरे देश को हम खुद ही संभालेंगे, हमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब इसका आगे जाके देश पे क्या प्रभाव होने वाला है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो हम आगे जाके इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। यहां तक हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया जा रहा था और प्राइवेट सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इग्नोर कर रही थी, ठीक है। देखिए पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, डोमिनेट किया इकोनॉमी को 4 डिकेड्स तक। अब एक डिकेड होता है स्टूडेंट्स 10 इयर्स का, तो मतलब यहां बोलना चाह रहा है 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 1980 से 1990, ये 40 साल जो भारत में रहे, इन 40 सालों में इंडिया में जो की रोल रहा वो पब्लिक सेक्टर का रहा। देखिए ऑन पेपर तो दोनों का था, पब्लिक का भी था, प्राइवेट का भी था, बट जब हम ग्राउंड जीरो पे जाके देख रहे थे, रियलिटी पे जाके देख रहे थे, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका डोमिनेट रोल है। प्राइवेट सेक्टर को तो हम लोग डेवलप होने ही नहीं दे रहे, हम लोग मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही थी या मेजर जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट हुआ, इट हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। आप देखिए, आप जानते हैं हमारा इंडिया इतना रीजनली इतना वास्ट है, इतने हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हम लोग इतने फैले हुए हैं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, इतना अलग अलग टाइप का कल्चर है, अलग अलग टाइप के हमारे पास इकोनॉमिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण क्या गवर्नमेंट इतनी कैपेबल थी कि सारी चीजें खुद कर पाए? भाई गवर्नमेंट के पास पहले ही रिसोर्सेज नहीं थे, टैक्सेस वगैरह के रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास इतना आ नहीं रहा था, फंड्स गवर्नमेंट के पास इतने आ नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी। लेकिन हर चीज गवर्नमेंट चाहती थी भाई हम ही कंट्रोल करेंगे। गवर्नमेंट फिर भी गवर्नमेंट नोस कि भाई मैं कैपेबल नहीं हूं। देखिए कई इंसान होते हैं लाइफ में, उनको मालूम है उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उस चीज को करना चाहते हैं, और फिर जो एंड रिजल्ट आता है ऑल डिस्ट्रक्शंस, चीजें अच्छे से नहीं चल पाती, ठीक है। तो यही कुछ इंडिया के साथ भी हो रहा था। इंडिया की गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो इस प्रकार का था कि वो सब कुछ खुद ही मैनेज करना चाहते थे। और देखिए एक कहावत होती है कि इन ऑर्डर टू मैनेज एवरीथिंग वन एंड्स अप इन मैनेजिंग नथिंग। सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में जो आपके पास है उसको भी आप गवा बैठते हो, ठीक है। तो ये चीज हमारी गवर्नमेंट के पास भी उस टाइम पे हुई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है वो। देखिए ऐसे हमारी गवर्नमेंट की हालत हो गई थी, गवर्नमेंट उल्टी गिर गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे हम डेवलप करें। पहले तो सारा बोझ खुद पे ले लिया और अब उनसे संभल नहीं रही थी चीजें, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। देखिए इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। याद रखेंगे 1991 में इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। अब इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारी इकोनॉमी डूबने जैसी हो जाए, सारी चीजें डिस्ट्रक्टेड हो जाएं, अस्त व्यस्त हो जाएं, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, चीजें सही से नहीं चल रही, इकोनॉमिक पैटर्न सही से नहीं चल रहा, इंडस्ट्री सही से नहीं चल रही, बैंकिंग सेक्टर सही से नहीं चल रहा, हमारा जो और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रीज बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, देश में पैसा नहीं है लोगों के पास, मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ चुकी थी। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है तो उस चीज को सही करने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है भाई? कुछ चीज गलत हो गई तो उस चीज को सही करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हो और उन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्म, ठीक है। तो इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया और इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आया। अब आगे हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं कि इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों लेके आया था, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, क्या उसके पीछे रीजन था कि इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आया था, ठीक है। तो देखिए पहला रीजन क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? बच्चों देखिए हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी रुपी है, हमारी रुपी के अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को प्रिसाइजली हम लोग आरबीआई बोलेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास फॉरेन करेंसीज का स्टॉक है। डॉलर भी है, पाउंड भी है, दिनार भी है, रूबल भी है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा भी हमारा जो रिजर्व बैंक है उसके पास फॉरेन करेंसीज अवेलेबल रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अब ये फॉरेन रिजर्व्स कैसे आते हैं? जब हम दूसरी कंट्रीज को अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, जब हम दूसरी चीजों कंट्री को अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिजर्व्स आते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपके यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं है, आप क्या चीजों को एक्सपोर्ट करोगे? और जब आप चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएंगे, और फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएंगे तो जब आप दूसरी कंट्री से चीजें मंगाओगे तो उनको पेमेंट कैसे करोगे? तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बहुत ज्यादा कमी थी। हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस था उनका पुअर मैनेजमेंट था, अच्छे से वो नहीं कर रही थी। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस आज भी बहुत पुअरली मैनेज्ड है। पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियों की हालत आज भी आपको मालूम है। सरकारी बैंकों में आप चले जाइए, इंडियन रेलवेज में आप चले जाइए, इंडियन पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए, भारतीय संचार निगम लिमिटेड में आप चले जाइए, आज भी हम लोगों को पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी। तो अगर 2023 में इतनी इनएफिशिएंसीज हैं तो आप इमेजिन करिए 1991 में कितनी ज्यादा इनएफिशिएंसीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में रहती होंगी, गवर्नमेंट कंपनीज में रहती होंगी, है ना। उसके बाद डेट बर्डन। अब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो गया था। बोझ किसका हो गया भाई? हम लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कर्ज के नीचे दब गई। और जब पैसा नहीं है तो इंसान क्या करेगा? मांगेगा कहीं से, और जब मांगेगा तो वो किस में फंस जाएगा? कर्ज में फंस जाएगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेप्ट में, पूरे तरीके से कर्ज में उस टाइम पे फंस चुकी थी। और क्या हो गया था हमारे यहां? इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स महंगाई। हमारे यहाँ जो आम चीजें थी, जो डेली की चीजें थी, डेली यूज की चीजें थी, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। तो ये कुछ कारण थे। SIDE एक्रोनियम याद रखेंगे, SIDE, S स्टैंड्स फॉर शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिजर्व्स।
इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डेट बर्डन एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन उस टाइम पे इंडिया में था, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यही है, हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो हम दूसरे देशों से जो चीजें मंगा रहे थे, जो अब इंपोर्ट बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स हमारे फॉल हो गए थे। अब इंपोर्ट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रीज बहुत पुअर परफॉर्म कर रही हैं, या हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम है। तो जब आपके यहाँ से इंडस्ट्रीज नहीं है तो आप क्या करोगे? दूसरे देशों से मंगाओगे। तो भाई दूसरे देशों से जो हम मंगा रहे थे उससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बाहर जा चुके थे उनकी पेमेंट करने में। ठीक है, तो देखिए हमारी हालत कैसे हो गई थी, हमारे बहुत कम हो गए थे फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स ही नहीं थे कि हम लोग फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, ये मैं आपको बताता हूं, इतना फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास नहीं था कि इंडिया 14 दिन के पेट्रोल की पेमेंट कर पाए। ये आप अपने एग्जाम में जरूर कोट करें, इंडिया के पास इतना फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं था कि इंडिया 14 डेज के पेट्रोल की पेमेंट कर पाए। तो वी वर इन द सच वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल खाली है, यहाँ पे इंडिया के पास पैसा ही नहीं है, 14 दिन के पेट्रोल को देने का पैसा उस टाइम पे इंडिया के पास नहीं रहा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो कांस्टेंट स्पेंडिंग हो रही थी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही थी, उससे कोई ज्यादा खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। सरकार तो पैसा लगा रही थी पर सरकार को उससे कोई रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी इंटरनल सोर्सेज। अब गवर्नमेंट के इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? टैक्सेशन, और दूसरा जो होता है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। टैक्सेशन जानते हैं हम लोग, जो हम लोग टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, दैट इज टैक्सेशन। और पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है सरकारी कंपनियां। तो जो सरकारी कंपनियां थी भैया वो तो वैसे ही डूबी पड़ी थी, समझ रहे हो, वो तो वैसे ही इतनी डाउनफॉल थी, उनका रेवेन्यू का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो अपने आप को ढंग से चला ले वही बहुत बड़ी बात थी। तो पैसा कहां से जनरेट करेंगी? तो ना सरकार को टैक्सेस के थ्रू पैसा मिल रहा था, ना सरकार को ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है इनके थ्रू पैसा मिल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था, पैसा नहीं है तो सर पैसा नहीं है तो कैसे मैनेजमेंट करोगे? भाई हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, तो पैसा ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या था, डेट बर्डन। अब गवर्नमेंट ने इतना खर्चा कर दिया था कि उसको दूसरे कंट्री से पैसा बोरो करने की जरूरत पड़ी, ताकि लेंडिंग वगैरह जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप देख ले उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक था, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, इनसे गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है, ये जो आप देख रहे हो, ये बच्चा ये गवर्नमेंट हो गई थी, और इसके ऊपर देखिए कितना सारा बोझ है, और ये सारा बोझ किसका था? डेट्स का था, कर्ज का था, बहुत ज्यादा कर्ज हमारी गवर्नमेंट पे हो गया था। ठीक है, और दूसरी बात तो देखिए सबसे विकट स्थिति, हमारे सरकार के पास इतना फॉरेन रिजर्व्स नहीं था कि वो इस लोन का ब्याज तक दे पाए। इतनी गंभीर परिस्थिति में भारत था कि जो ये लोन हमने लिया है उस लोन का इंटरेस्ट देने में भी हमारी गवर्नमेंट कैपेबल नहीं थी। अब इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है? इसका ये इंपैक्ट हुआ कि भैया सबने मना कर दिया, कोई भी कंट्री इंडिया को लोन नहीं देना चाहती थी, कोई भी कंट्री इंडिया को लोन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सबको मालूम था इंडिया कंगाल हो चुका है, इंडिया के पास पैसा ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व ही नहीं है। तो अगर हम अपना पैसा इंडिया को दे देंगे तो हो सकता है हमारा पैसा भी कल को डूब जाए। इसलिए कोई भी कंट्री इंडिया को लेंडिंग नहीं कर रही थी। ठीक है, तो कोई भी कंट्री इंडिया को उस टाइम पे लोन देने के लिए रेडी नहीं थी। अब देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इन्फ्लेशन का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब जो आम एसेंशियल गुड्स थे, आटा, नमक, कपड़ा, ये जो एसेंशियल गुड्स थे, इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से अब क्या रीजन था पहले देख लेते हैं। दो रीजन, एक तो होगा मनी सप्लाई ज्यादा होना। ठीक है, पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है, मनी की अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हो गई, जिसके कारण स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे थे, खर्चा ज्यादा कर रहे थे, और जब खर्चा ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, और डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला जो रीजन था इन्फ्लेशन का वो मनी सप्लाई का बढ़ना, और जो दूसरा रीजन था कि जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, और जब उनकी इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी तो इंडिया उनको क्या करा रहा था, दूसरे कंट्रीज से मंगा रहा था। मतलब हम उन चीजों को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट इंडिया की आ रही थी। ठीक है, इसलिए भी चीजों की प्राइसेस ज्यादा थी। तो हमारे यहाँ जो एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज थी, एक तो याद रखेंगे, और दूसरी चीज हमारे यहाँ मनी सप्लाई बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में क्रिएट हुआ था। अब आते हैं बच्चों मेन मुद्दे पर। सर ठीक है, हम समझ में आ गए कि भारत की कैसी परिस्थिति थी, हमें समझ आ गया सर कि भारत कैसा परफॉर्म कर रहा था। सर वी गेट टू नो कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडिया।
तो सर फिर अब क्या किया जाए, इंडिया को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या करें? हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर जो है वो पूरे तरीके से चकरा गया, समझ नहीं आया कि सर क्या करें, कैसे इन परिस्थिति से बाहर निकलें। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। अब हम एक छोटी सी कहानी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हमारी गवर्नमेंट की सिचुएशन, अब इसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब ये गवर्नमेंट आपके आगे प्रॉब्लम्स बताएगी कि सर इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसकी पहली सबसे बड़ी समस्या क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? भाई देश में बहुत ज्यादा महंगाई है। दूसरी समस्या है हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है कि हमारे जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां हैं बड़ा पुअर परफॉर्म कर रही हैं, कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही। चौथी प्रॉब्लम है कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर हम लोग बहुत ज्यादा हमारा हो रहा है, अर्निंग्स हमारी है नहीं, बहुत कम अर्निंग्स हैं। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए सुनते जाइए प्रॉब्लम्स, हम लोग पूरे तरीके से कर्ज में फंस चुके हैं। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देख रहे हो? इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। पूरे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विकट स्थिति में आ चुकी थी, ऐसे सिचुएशन में आ चुकी थी, गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, क्या किया जाए देश को उठाने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के लिए, डेट्स को रीपे करने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सर क्या करें, हम जाएं तो जाए कहां, कैसे डेवलप करें इंडिया को? तो इसके बाद कुछ छोटी सी बात देखिए सर, ये है सर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये तीन लोग हैं टेबल पे बैठे हैं मस्त, ये खड़ा होकर कुछ इसको डांट रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये कौन है सर? सर ये वर्ल्ड बैंक के लोग हैं या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के लोग हैं। अब ये इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, लेट्स सी क्या डिस्कस कर रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक का पैनल है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, प्लीज हेल्प। ये सर देखिए इधर देखिए, आप ध्यान से हाथ जुड़ रहे हैं, ये मदद करो भाई साहब मेरी। वर्ल्ड बैंक और IMF को इंडिया बोल रहा है मदद कीजिए हमारी, हम लोग बड़ी बुरी स्थिति में है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया ठीक है मदद करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गोइंग टू हेल्प यू, हमारा काम ही है, हम लोग वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बट ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने टीवी में वो लाइन सुनी होगी ना, इंश्योरेंस इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल टर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ऐसे ही इस वर्ल्ड बैंक और IMF ने इंडिया को बोला कि सर कुछ कंडीशंस मानो हमारी, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्या कंडीशंस हैं सर आपकी? भाई हम तो इस परिस्थिति में आप जो बोलोगे हम तो वो करेंगे, हम इतने विकट परिस्थिति में हैं, हम इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हमारी कंट्री में, बताइए सर क्या करें? आप बताएंगे वही हम लोग करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF को बोल रही है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों ने बोला ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, जो आपने इतने ज्यादा जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना, किसके फॉर्म में? कोटास एंड टैरिफ्स के फॉर्म में। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। भाई जो आप इतने टैक्सेस लगा रहे हो, लिमिट्स लगा रहे हो, जो कोटास होते हैं वो बेसिकली क्वांटिटी की लिमिट होती है कि आप इतने से ज्यादा बाहर से नहीं मंगा सकते, तो वो क्वांटिटी की एक लिमिट होती है। टैरिफ होता है टैक्सेस के फॉर्म में कि भाई आपने बाहर से चीजें मंगाई तो उस पर आपने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, तो टैरिफ्स उनको हम बोलते हैं। तो ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना सर, वर्ल्ड बैंक बोल रही है जो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना सर, उसको हटा दो। ये जो कोटास टैरिफ लगा रहे हो ना, आपने खुद अपने आप को इतना जकड़ रखा है, कैसे आप विकास करोगे, कैसे आप डेवलप करोगे? हर जगह तो आपने लोग लगा रखा है, बाहर वालों को आप आने नहीं दे रहे, इंपोर्ट आप करने नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते। क्यों सर इतनी ज्यादा क्यों आपने इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है? ऐसे कैसे ग्रो करोगे? ऐसे आप नहीं ग्रो कर पाओगे। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला कि पहला काम जो आप कर सकते हैं सर वो ये कर सकते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए। ठीक है सर, हम मान गए सर, हम आपकी पहली कंडीशन को मान गए। सेकंड, यहां इन्होंने बोला रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। भाई आप सब कुछ तो खुद ही कंट्रोल करने के चक्कर में हो, वन मैन आर्मी बनाना चाहते हो इंडिया में, सोच रहे हो कि तुम ही सब कुछ कर लोगे, तुम ही देश को चला लोगे, तुम ही इंडस्ट्री को चला लोगे, रेलवे को चला लोगे, तुम ही एसेंशियल गुड्स को बना दोगे। कैसे कर पाओगे? इतनी बड़ी देश है आपका, इतना बड़ा देश है, इतने ज्यादा पॉपुलेशन आपकी है, इतनी डाइवर्स आपकी कंट्री है, तो आपके अकेलौते के बस का नहीं है पूरे देश को चलाना। कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने दो। जो ये लाइसेंसिंग का रोना जो आपने पीट रखा है कि नई इंडस्ट्री खोलनी है तो भी लाइसेंस लेना है, पुरानी को एक्सपेंड करना है तो भी लाइसेंस लेना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो भी लाइसेंस। क्यों है ये सब? इन सब चीजों से क्या आपके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो आपने क्यों लगा रखी है ऐसे रिस्ट्रिक्शंस? हमने तो सर इसलिए लगाई थी क्योंकि हम लोग सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे। भैया तुम्हारे कुछ बस की है नहीं, तुम जिसके बस की है उसको करने नहीं दे रहे हो, तो इससे तो तुम्हारा देश क्या होगा? और गड्ढे में जाएगा और तुम्हारी सिचुएशन खराब होगी। ठीक है, तो एक काम करो, जो प्राइवेट सेक्टर है ना, बढ़ने दो इनको उड़ने दो, इनका विकास करो, इनको एक्सपैंड होने दो। इनका जो इतना लाइसेंसिंग वाला जो आपने लगा रखा है इसको हटाओ। इन लाइसेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, जैसे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होगी, एटॉमिक होगी, डिफेंस होगी, लिकर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, टोबैको वगैरह, यहां आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है, इन पे लगाइए। लेकिन आपने तो हर जगह ही लाइसेंसिंग लगा रखा है, इससे कैसे आपके देश में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक ठीक है सर, हम समझ गए, हम इसको भी हटा देंगे, हम लाइसेंसिंग को भी इंडिया से हटा देंगे, ठीक है। अब तीसरे ने क्या बोला, भाई जो तुम्हारा जो गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट का ढिंडोरा पीट रखा है ना, हर चीज गवर्नमेंट संभालेगी, हर चीज गवर्नमेंट करेगी, इस चीज को हटाओ। हर चीज गवर्नमेंट करने के कैपेबल नहीं है, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट वन मैन आर्मी नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव कंट्रोल है, इसको हटा दीजिए। गवर्नमेंट ने बोला सर आपकी सेकंड कंडीशन भी मानेंगे, थर्ड कंडीशन भी मानेंगे, बस पैसा दे दो, आप जो बोलोगे वो मानेंगे, हम इस परिस्थिति में व्हाटएवर यू विल से वी विल गोइंग टू फॉलो दैट, बस जस्ट हेल्प अस, हमारी पैसों से मदद कर दीजिए, ठीक है। तो आगे, यस सर, एग्रीड सर, सब एग्रीड, आपकी सारी बातें जो आप बोलोगे सब मानेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हो गई। आप देखिए, लोन ऑफ $7 बिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, $7 बिलियन, बच्चों बहुत होते हैं $7 बिलियन, तो $7 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को दिया। अब ये देखिए भाई साहब, डॉलर लेके भाग रहे हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक IMF है, ये मस्त ऐसे पैसा लेके दौड़ रहे हैं, और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $7 बिलियन वर्ल्ड बैंक से एज अ लोन ले लिया अपनी इकोनॉमी की रिकवरी के लिए, अपनी देश को रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन ले लिया, ठीक है। वी आर कमिटेड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडिया हैज अनाउंस्ड कि अब हम लोग अपने देश में जो जो बात हमको पीछे वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने बोली थी, उन सारी बातों को देश में लागू करेंगे। एंड नाउ वी आर कमिटेड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब इंडिया में लॉन्च करेंगे। अब जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक जो पार्ट, तो फाइनली इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अनाउंस किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अनाउंस किया, और दो पार्ट में इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो होता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिनको हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर बोलते हैं, और जो दूसरा था वो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के मेजर्स थे सर, कौन कौन से? स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो थे वो शॉर्ट टर्म के लिए थे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो थे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए थे। जो बेसिकली स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, वो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें हम लोग सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो वीकनेस आई हुई थी, वीकनेस का मतलब होता है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे एक्सपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमेशा डेफिशिएट चल रहा था। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को कवर करने के लिए स्टेबलाइजेशन रिजर्व्स थे, मेजर्स थे। और सेकंड, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे। तो स्टेबलाइजेशन मेजर किसके लिए थे? बीओपी को करेक्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो पूरी ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ये भाई बाहर से भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अब इंडिया में आएंगी, तो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ेगा जिससे देश में, उसके लिए जो मेजर्स थे वो स्ट्रक्चरल मेजर्स थे। तो बच्चों इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। हमें पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया, क्या प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए, क्यों गवर्नमेंट बाध्य थी, क्यों गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आई, वर्ल्ड बैंक ने क्या कंडीशंस रखी, $7 बिलियन का लोन मिला, इंडिया ने रिफॉर्म्स को अनाउंस कर दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, दो टाइप के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो था वो लॉन्ग टर्म था, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म से वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। यहां पे बेसिकली बीओपी और इन्फ्लेशन को चेक कवर करना था, और यहां पे हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस और इंडिया की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था। बाकी हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, खुश रहिए लाइफ में और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।